हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आप इस चैप्टर में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। जो मैं कराऊंगी इस मतलब टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे इनसे बाहर नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को मतलब अच्छे से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स होती क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स होती है एक अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी? अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि अट्रैक्शन फोर्स मतलब ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हमने साइंस में देखा होता है कि अट्रैक्शन के साथ वो रिपल्शन करते हैं। जब वो सेम मतलब जो है, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो रिपल्शन करते हैं, लेकिन ये कभी रिपल्शन नहीं करती। तो इसको लिख देते हैं, इट इज अ अट्रैक्टिव force which acts between objects। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब कि लग तो रही होती है, लेकिन हम मतलब धरती से बिल्कुल अटैच क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि जो धरती हम पर फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? छोटा है। अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा, सो जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से अट्रैक्ट मतलब बिल्कुल पास पास नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। आपने जो मैग्नेट्स होंगे उनमें देखा होगा, उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लगी होती है ना बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अटैच हो जाती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि इससे मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये वही है, ठीक है। अच्छे से चैप्टर को समझना है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रही होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 या 3 जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में लग रही होती है, सबके बीच में लगती है, ठीक है। सब चीजें आपस में क्या कर रही होती हैं कि फोर्स लगा रही होती है एक दूसरे पर, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका सारा मास कहाँ पर है, सेंटर में। इसका नाम ये है M1, और इससे दूसरे वाली जो एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी है R, ये है R, और ये है M2। दो ऑब्जेक्ट्स लिए जिनका सेंटर में सारा मास क्या है, सेंटर में ही सारा उनका मास है। इनकी बीच की रेडियस है R, ठीक है। सो दो जो हमारी फोर्स होती है वह होती है F प्रोपोर्शनल M1 M2। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। पहले से यहाँ लिख लेते हैं, F प्रोपोर्शनल M1 और M2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अभी आप सोचोगे इक्वेशन बनी बना दी, लेकिन अच्छे समझेंगे तब आपको बताऊंगी कैसे बनेगी। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलो, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है कितना, 10 किलो। जो उस पर फोर्स लग रही होगी वो कैसे लग रही होगी? फोर्स प्रोपोर्शनल है M1 और M2 के, आपको पता, ठीक है। जैसे कि ये 5 किलो है, इनटू में 10 kg, तो ये हो गई हमारी 50 kg। जब वजन ज्यादा है तो फोर्स कैसी हो गई, ये भी हो जाएगी ज्यादा, फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अगर यहीं पर ही एक 2 किलो का है मास, ठीक है, और एक है 3 किलो का, कितने का, 3 kg का। 2 किलो 3 किलो मतलब कम ही मास है उसका, ठीक है। फोर्स क्या होती है, F प्रोपोर्शनल M1 और M2। फोर्स कम हो जाएगी कैसे, देखो अभी 2 3 जा 6, कितना आया हमारा, 6 kg आया, 6 kg आया हमारा मास। अब देखो फोर्स प्रोपोर्शनल है इसके, तो मास कम है तो फोर्स भी कैसे लगेगी, छोटी लगेगी, ठीक है। कैसे लगेगी, छोटी लगेगी, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा क्या होगी, फोर्स लगेगी, ठीक है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गई हमारी किसके, मास के। इसके बाद आता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। अब कहोगे ऐसा कैसे हो गया? जो रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है, रेडियस बढ़ा दूंगी मैं तो क्या, रेडियस घटाया मान लो मैंने, फोर्स ज्यादा लग जाएगी, क्योंकि जब मैंने इनकी दूरी ही कम कर दी तो इन पे क्या लग रही है, फोर्स ज्यादा लगेगी। जब मान लो मैंने रेडियस बढ़ा दी, मैंने दूर कर दिया, ठीक है, दूर कर दिया इन दोनों को, तो इन पे क्या लग रही है, फोर्स लगेगी, थोड़ी सी लगेगी, क्योंकि दूर हो गए, फोर्स मतलब अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा समझ लो जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं और पास पास है तो अच्छे से बात करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वहां। अगर वो कहीं दूर चल जाए, महीनों महीनों साल साल बाद बात ना करें वो, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा ऐसे ये वाला एग्जांपल। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी F प्रोपोर्शनल M1 M2 बाय और स्क्वायर, क्योंकि ये
कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फोर्स इज इक्वल्स टू m1m2/r²। अब जब हम प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट आता है जो यहाँ पर है g, F इज इक्वल्स टू g m1m2/r²। यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शनल आएगा, g, ठीक है। g क्या है यहाँ पे, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इफ मुझे g की वैल्यू फाइंड करनी है, g की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी, इसको इधर ले जाऊंगी और ये तो डायरेक्टली खुद ही इसके नीचे आ जाएंगे, g बचेगा पर जैसे कि देखो g इज इक्वल्स टू FR²/m1m2। सबसे पहले हम इसकी फाइंड करेंगे यूनिट, क्योंकि यूनिट से अगर मैंने क्वेश्चन मान लो आपकी जी की वैल्यू बता दी और उसमें आप कहोगे ये कैसे आ गया, यूनिट कैसे आ गया, मतलब पहले ये तो समझो यूनिट कैसे निकलती है। जो फोर्स होती है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, मतलब किस में नापते हैं। जो रेडियस होती है वो भी एक लाइन होती है तो उसमें उसको हम नापते हैं मीटर में, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। मास को हम नापते हैं केजी में, जब 2 मास है तो केजी इंटू केजी दैट वाज इक्वल्स टू kg², ये आ जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, जी के, ठीक है। तो जी आ जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा केजी पर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारी जी की यूनिट, क्या ये यूनिट है ये जी की। अब वैल्यू ऑफ जी देखते हैं, वैल्यू ऑफ जी, तो g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दोनों में से कैसे भी लिखो सही हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी g की वैल्यू। अब g की वैल्यू दी किसने, क्वेश्चन आएगा मन में, ये तो बताओ g की वैल्यू दी किसने। g की वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश, किसने, हेनरी कैवेंडिश, अच्छे से देख लो ये गिवन बाय ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ g गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने दी थी, साइंटिस्ट थे जिन्होंने जी की वैल्यू फाइंड की थी। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले वो पढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, क्या है ये, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये मत देखना कहाँ हवा में उड़ रहे हैं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंट्रल फोर्स कैसे है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये है m1 और ये है m2। मैंने क्या बोला था, इनका सारा मास कहाँ पर है, बीच में बिल्कुल। तो ये कौन सी फोर्स है जो कि बीच से ही लग रही है, ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगा रही है, ठीक है। तो ये कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है जो कि दोनों के बीच से ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हम एक पॉइंट मानते हैं ना जहाँ पर एक बॉडी का सारा मास क्या होता है, ठीक है, सारा मास वहीं पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये कैसे एक सेंट्रल फोर्स है, पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी, या कैरेक्टरिस्टिक्स पहला ये है। सेकंड है इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। फिजिक्स में आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, वो फॉलो करता है, जिसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं। मान लो जैसे कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, क्या है, 2 बच्चे हैं, पहले ने जो ये पहला वाला, ये पहला और ये दूसरा है, ठीक है। पहले ने मार दिया इसको थप्पड़, इसने इसको थप्पड़ मारा, पहले की वजह से दूसरे पर क्या लगी, फोर्स लग गई। इसने पहले नहीं तो मारा, दूसरे पे फोर्स, तो दूसरे पे किसने फोर्स लगाई, पहले ने। अब ये तो चैन से बैठेगा नहीं, इसने इसको थप्पड़ मार दिया, इसने इसको थप्पड़ मार दिया। अब जो ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, दूसरे ने फोर्स लगा दी पहले पे, तो इसको हम समझ सकते हैं F21 दैट वाज इक्वल्स टू माइनस F12। अब कहोगे आप ये माइनस क्यों आ गया, ये है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, किसकी वजह से, हाँ, नंबर लाइन ऐसे होती है ना, नंबर लाइन आपने देखा होगा 1 2 3 ऐसे जाती है, जब इधर आती है तो कैसे होती है, -1 -2, मतलब -1 -2 और -3 इधर चलती है ना, माइनस वाली इधर चलती है और जो है पॉजिटिव वाली उधर चलती है, तो इसलिए माइनस आया, क्योंकि है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ पर 2 ने लगाई है और 2 पर लगाई है 1 ने, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स किसने लगाई है, 2, फोर्स 2 ने लगाई है किस पे, 1 पे। फिर थर्ड पॉइंट है
इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसे कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव दैट मीन्स कंजर्वेटिव मतलब कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब कि जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। मान लो ये आपका घर है, आपको इधर से जाओ इधर से जाओ, ऐसे घूम कर जाओ, पूरा घूम के जाओ, जाना आपको घर पे ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको जहाँ पर आपका फाइनल पाथ है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है उस पर डिपेंड करती है सिर्फ ये इनिशियल एंड फाइनल, कहाँ से शुरू करना और कहाँ खत्म करना, बस इस पर डिपेंड करती है। जाना आपको यहाँ से ऐसे जाओ कैसे भी जाओ, लेकिन पहुंचना यहाँ पर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरविंग मीडियम। मतलब कि इंटरविंग मीडियम मतलब किसी भी मीडियम से गुजारा तो फोर्स उतनी ही लगनी है। जैसे कि देख लेते हैं हम, ये एयर में रखे हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एयर में रखे हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, जिसका है मास m1 और इसका है m2। कितना है इसका मास m1 और m2। इसका सारा फोर्स जो है यहाँ पर है, सॉरी मास यहाँ पर है, इसकी रेडियस है यही, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स अभी यहाँ ऐसी लग रही है जो हमने पहले देखा सबसे पहले में, ये वही वाला है एग्जांपल। फिर इसको हमने रख दिया वाटर में, रख दिया किस में रख दिया, वाटर में रख दिया। तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम है m1 और ये है m2, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अब भी इनमें जो फोर्स लग रही होगी ना वो होगी F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ऑब्जेक्ट्स को कहीं पर भी रख दो, सॉइल में हो कहीं भी हो, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो फोर्स भी उन पर कैसे लगेगी, बिल्कुल सेम ही लगेगी। पानी में, एयर में, कहीं भी रख दो, ठीक है। ये हमारी जो है किसकी प्रॉपर्टीज है, ये हमारी ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैं आपको कराऊंगी इस मेथड से करिए क्वेश्चन, पेपर में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि चेंज क्या आएगा उसमें, जब हम मास को क्या करते हैं हाफ कर रहे हैं और जो डिस्टेंस सेपरेशन दैट मीन्स जो r है उसको डबल कर दिया हमने। तो केस 1 में जैसे कि हमने पहले देखा था, 2 ऑब्जेक्ट्स लिए m1 m2, उनका रेडियस क्या है r, ठीक है। तो इनमें फोर्स लग रही है F1 इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। केस 2 में क्या हमने करा, सेम वही ऑब्जेक्ट्स लिए, इसमें हमने मास को हाफ कर दिया, मास 1 को हाफ करा, मास 2 को हाफ करा, क्योंकि इन्होंने बोला कि मास इसको क्या करना है हाफ करना है, और जो रेडियस है इसको डबल करना है। तो F2 इज इक्वल टू जी m1 बाई 2 और m2 बाई 2 अपॉन में आ जाएगा हमारा, रेडियस कर दिया हमने डबल कर दिया तो इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा जी m1 m2 बाई 2 अपॉन 4r स्क्वायर। यहाँ लाइट कर लेते हैं 1, क्योंकि हम इसको यहाँ मतलब ऊपर करना है और इसको यहाँ लेके जाएंगे। तो इजीली सॉल्व करने का तरीका होता है कि मान लो ये वाला ऊपर जा रहा है और ये वाला यहाँ जा रहा है, तो अगर कुछ नहीं है तो 1 लाइट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऊपर कुछ नहीं जा रहा तो ये जगह जी m1 m2 बाय 2 दोनों के नीचे, और ये इसके पास जा रहा है, तो ये दैट मीन्स ये 4 क्या जा रहा है इसमें, मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो 4r स्क्वायर जा रहा है इसमें। तो हम क्या मान सकते हैं, जी m1 m2, इसको मान लो अभी ऐसे रख लेते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16 r स्क्वायर अपॉन जी m1 m2। ये हमारा क्या निकला, फोर्स 2 निकली है, ठीक है। अब जी m1 m ये क्या हमारा इक्वेशन 1 थी, जो कि ये रही, ये थी हमारी इक्वेशन 1। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम पुट कर देंगे, तो F2 दैट वाज इक्वल्स टू F1 अपॉन 16। तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे 16 F2 दैट इज इक्वल्स टू F1, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में ना तो मार्क्स काटेगा और देखिएगा कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं केसेस बनाकर, तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो हम what will be the change in gravitational force between the masses if their mass is doubled and distance of separation between them is half। इन्होंने क्या करा है कि मास को क्या कर दिया डबल, और जो डिस्टेंस है मतलब रेडियस है उसको क्या कर दिया हाफ कर दिया। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनमें हम क्या करते हैं, 2 केस बनाते हैं। तो केस 1 में हम लिखेंगे जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वही सेम ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, इनकी रेडियस क्या है जो सेंटर से वो है r। तो हम लिखेंगे F1 दैट इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय
आर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम बनाएंगे केस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में मास क्या कर दिया हमने, डबल, 2m1 और 2m2। ठीक है, रेडियस को क्या कर दिया, हाफ, तो r था, ये हो जाएगा बाई 2। इसमें हमने क्या करा है, ऐड कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर बोला था डबल करना है, तो डबल कर दिया हमने मास को, और डबल, दोनों मास को डबल कर दिया और रेडियस को कर दिया हाफ। तो हम क्या करा है, हमने F2 दैट वाज इक्वल्स टू Gm1 M2, दोनों मास को क्या करा है, डबल करा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या करा है हमने, इसकी रेडियस को कर दिया है हाफ, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला, तो उसमें हमने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा F2 दैट वाज इक्वल्स टू G4m1 M2 बाय r स्क्वायर अपॉन 4। अब आप कहोगे टू, ये मैंने डायरेक्ट 4 लिया है, 2 2 जब 4 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आया, अब ये जाएगा, मान लो लाइट कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है, क्योंकि जब हम इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर, आपको ये नॉर्मली आता ही होगा कैसे करते हैं, तो इसको लिखते हैं F2 इज इक्वल्स टू G4m1 M2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, 4 अपॉन r स्क्वायर, 4 4 जा 16 m1 m2 बाय r स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा हमारा g। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारी जो फोर्स है, फोर्स 1, वो क्या आ रही है, यहाँ पर सेम आ रही है। तो यहाँ पर हम फोर्स 1 जो थी हमारी, ये वाली Gm1 M2 बाई r स्क्वायर, ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। और वो कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे F2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम 16 Gm1 M2 बाई r स्क्वायर, ये सेम है पहले वाले से, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा F2 दैट वाज इक्वल्स टू 16 F1। ये आ गया हमारा आंसर। इस मेथड से करने से पूरे क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि चेंज क्या आएगा उसमें, जब हम मास को क्या करते हैं, हाफ करें, और जो डिस्टेंस सेपरेशन दैट मीन्स जो आर है उसको डबल कर दिया हमने। तो केस 1 में जैसे कि हमने पहले देखा था, दो ऑब्जेक्ट्स लिए M1 M2, उनका रेडियस क्या है, r। ठीक है, तो इनमें फोर्स लग रही है F1 इज इक्वल टू Gm1 M2 बाई r स्क्वायर। केस 2 में क्या हमने करा, सेम वही ऑब्जेक्ट्स लिए, इसमें हमने मास को हाफ कर दिया, मास 1 को हाफ करा, मास 2 को हाफ करा, क्योंकि इन्होंने बोला कि मास इसको क्या करना है, हाफ करना है, और जो रेडियस है इसको डबल करना है। तो F2 इज इक्वल टू Gm1 बाई 2 और M2 बाई 2 अपॉन में जाएगा हमारा, रेडियस कर दिया हमने, डबल कर दिया, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Gm1 M2 बाई 2 अपॉन 4r स्क्वायर। यहाँ लाइट कर लेते हैं 1, क्योंकि हम इसको यहाँ मतलब ऊपर करना है और इसको यहाँ लेके जाएंगे। तो इजीली सॉल्व करने का तरीका होता है कि मान लो ये वाला ऊपर जा रहा है और ये वाला यहाँ जा रहा है, तो अगर कुछ नहीं है तो 1 लाइट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं जा रहा तो ये जगह Gm1 M2 बाई 2 दोनों के नीचे, और ये इसके पास जा रहा है, तो ये दैट मीन्स ये 4 क्या जा रहा है, इसमें मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो 4r स्क्वायर जा रहा है इसमें। तो हम क्या मान सकते हैं, Gm1 M2, इसको मान लो अभी ऐसे रख लेते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 4 जा 16 r स्क्वायर अपॉन Gm1 M2, ये हमारा क्या निकला, फोर्स 2 निकली है। ठीक है, अब Gm1 M, ये क्या हमारा इक्वेशन 1 थी, जो कि ये रही, ये थी हमारी इक्वेशन 1। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम पुट कर देंगे, तो F2 दैट वाज इक्वल्स टू F1 अपॉन 16, तो इसको उधर अगर इधर लेके जाएंगे 16 F2 दैट इज इक्वल्स टू F1, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करा है तो आपके एग्जाम में ना तो मार्क्स काटेगा और देखिएगा कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है केसेस बनाकर, तो आपके इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।